हमारे देश की सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया है कि पहले जब कांग्रेस का राज था तो पिद्दी पिद्दी से देश डराते थे, और अब अगर चीन ने जरूरत हमारी सीमा में घुसने की तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक दिया गया। ऐसे हमारे रक्षा मंत्री और प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए श्रीमान राजनाथ सिंह जी का। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई बीडी शर्मा जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उनका भी हृदय से स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे महामंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, जगदीश जी, ओम प्रकाश जी, उषा जी, मोहन जी, समय कम है इसलिए हरदीप डंग जी, हमारे सांसद सुधीर जी, यहाँ के विधायक दिलीप जी, जिलाध्यक्ष पवन जी, और अब मैं माफी चाहता हूं क्योंकि भाई साहब को सुनना है इसलिए बाकी सभी विधायक साथीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों भाइयों बेटे बेटियों दोनों हो हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज हम सबको गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक न्यू इंडिया का उदय हुआ है, एक नए भारत का उदय हुआ है। देश लगातार प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज मैं लंबा समय नहीं लूंगा। आज सवेरे मैं महाकाल महाराज के मंदिर में गया था ये प्रार्थना करने कि हे प्रभु, 1 महीना हो गया मेरे किसान परेशान हैं, बारिश नहीं हुई, अब कृपा की ऐसी वर्षा कर दो कि किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए और फसलें भी हमारी ठीक हो जाए। आज मैं ओरछा में राम राजा के दरबार में गया था, वहां राम राजा लोक बनने वाला है, वहां भी मैंने यही प्रार्थना की और आपसे भी अपील करता हूं, आप भी अपने गांव में जो भी मंदिर हो एक बार जरूर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि हमारी फसलें बच जाए। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन किसान भाइयों मैं केवल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सूखे के द्वार पर आज प्रदेश खड़ा है। हमें उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन अगर सूखे का संकट भी आए तो घबराना मत, मैं काय के लिए हूं मेरे बहनों और भाइयों। इस संकट के पार अपने किसानों को हम निकाल के ले जाएंगे। कल रात को भी मैंने समीक्षा की, बिजली की दिक्कत है क्योंकि एक साथ डिमांड इतनी बढ़ गई है, 15,000 मेगावाट का भी कल्पना नहीं की थी। सावन सूखा, भादों सूखा, लेकिन उसका भी बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और पानी जहां जहां छोड़ के दिया जा सकता है वहां बेहतर पानी देने का काम करेंगे। और इसके बाद भी भगवान ना करे कि वैसा दिन आए लेकिन फसल कहीं खराब भी हो गई तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये वो ही मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है जिसने अनेकों फसल जो आरबीसी 6-4 बनी आती थी उनकी भी राहत और मुआवजा दिए। हम पूरा इंतजाम करेंगे और इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है जो कहते कि क्या करें हमारे पास पैसा ही नहीं है। बीच में 1.25 साल आ गए थे और तब जब भारी बरसात आई थी, गांधी सागर टूटने का खतरा पैदा हो गया था। बताओ किसान भाइयों, कमलनाथ ने आपको मुआवजा दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? ये बेईमान कभी नहीं दे सकते। लेकिन आज ईमानदारी से बताना, नीमच का, मंदसौर का जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? आज मैं सही कह रहा हूं तो दिल पे हाथ रख के जोर से बता दो, कांग्रेस ने कभी किया है क्या? इतनी शानदार सड़कें कांग्रेस ने कभी बनवाई थी क्या? मेडिकल कॉलेज नीमच में कौन ने खोला? अरे कौन ने खोला बोलो ना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यहां के रिंग रोड हो, यहां के विकास के काम हो, नीमच को सजाना हो, संवारना हो, नीमच हो, जावद हो, मनासा हो, अभी हमने रामपुर मनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजना का शिलान्यास किया और नीमच जावद वालों 3,200 करोड़ रुपए की आपकी नीमच जावद सूक्ष्म सिंचाई योजना भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में सिंचाई होगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या?
आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान। मां बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं, परिवार। जरा ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि अरे क्या लगता हूं? और बहनों का क्या लगता हूं? बहनों बोलो। हम मुख्यमंत्री और जनता नहीं है, हम परिवार के लोग हैं मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है। और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। कई चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आगे भी ये बताओ, विकास के काम आगे भी बढ़ाने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस? जोर से बताओ। और कांग्रेस की तो मती मारी गई है। उनने एक संगठन एक बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इकट्ठे हो गए बंबई में, और अब क्या क्या कह रहे हैं? उनके घटक दल कह रहे हैं कि सनातन धर्म, सनातन ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी, तुम्हारे वेणुगोपाल क्या बोल रहे हैं? वो भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या हिंदुत्व के नाम पर गालियां दी जाएगी? क्या सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा? क्या क्या कह रहे हैं? कीर्ति हो या खड़गे के प्रियंक खड़गे बेटा हो, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अरे दुनिया में कई लोग आए, मैडम सोनिया गांधी, शक, कुषाण, हूण, पता नहीं कौन कौन आए, वो ना तो सनातन को खत्म कर पाए, ना हिंदुत्व को खत्म कर पाए। ये सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह के गठबंधन देश का भला कर सकते हैं? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। लंबा समय हमारे पास नहीं है, हम राजनाथ सिंह भाई साहब को सुनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमेशा हमेशा आशीर्वाद दिया। ये नीमच जिला ऐसा था जिसने 2018 में भी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। मंदसौर की 4 सीट भी हमारे पास है। आज मैं फिर अपील करने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ मेरे नीमच, मनासा, जावत के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे? जोर से बताइए, आशीर्वाद देंगे? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? मामा को भी आशीर्वाद देंगे? भाजपा को आशीर्वाद देंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय का शंखनाद करते हुए भाजपा को जिताने का आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं सीधे बंसीलाल जी को तकलीफ ना देते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त जी शर्मा और हमारे मध्य प्रदेश के तेज, तर्रार और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, यहां के प्रभारी भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, सुश्री उषा ठाकुर, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, श्री मोहन यादव जी, श्री हरदीप डंग जी और यहाँ के सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता, श्री पवन पाटीदार जी, श्री बंशीलाल जी गुर्जर, श्री तेज बहादुर सिंह, श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री अनिरुद्ध माधव
मारू जी, श्री जितेंद्र वधानी, श्री सज्जन सिंह जी चौहान, श्री क्षितिज भट्ट, श्रीमती स्वाति जी चोपड़ा और मंच मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जन आशीर्वाद यात्रा आज यहां से प्रारंभ हो रही है। आशीर्वाद किसे चाहिए? शिवराज सिंह के नेतृत्व की सरकार को चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अभी बैठे बैठे आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के भाषण को सुन रहा था और इसके पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए इन्हें मैंने बहुत ही गौर से देखा। यदि मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। और शिवराज सिंह जी चौहान केवल कला के माध्यम से ही चुनावी कामयाबी हासिल नहीं करते, एक सेवक के रूप में बराबर उन्होंने जनता की सेवा की है। बहनों भाइयों, इस कारण लोगों का विश्वास उन्हें हासिल हुआ है। आज इस नीमच के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ यहां हो रहा है। और मैं तो यह मानता हूं कि नीमच सहित मालवा का पूरा क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश का आर्थिक इंजन माना जाता है। यह लोगों की मान्यता है कि जब मालवा क्षेत्र आगे बढ़ता है, मालवा क्षेत्र यदि खुशहाल होता है तो सारा का सारा मध्य प्रदेश ही खुशहाल होता है। एक यह धारणा लोगों की यह बनी हुई है। शिवराज सिंह जी चौहान लगभग 16-17 वर्षों तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा की है। क्या किया है, क्या नहीं किया है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान के अंदर गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता मैंने देखी है, राजनीति में बिरले लोगों में इस प्रकार की संवेदनशीलता देखने को मिलती है। जिस तरीके से जनता के साथ एक अपनापन का भाव बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, मेरे बहनों भाइयों, वह काबिले तारीफ है। और यही मध्य प्रदेश राज्य, जो कभी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज बीमारू राज्यों की श्रेणी से इस मध्य प्रदेश को निकालकर और विकासशील और विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बहनों भाइयों, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने बीच में थोड़े समय के लिए, 1.5 साल 2 साल के लिए कांग्रेस का भी एक मुख्यमंत्री देखा है और लगातार लंबे समय तक आपने शिवराज सिंह जी चौहान को भी मुख्यमंत्री के रूप में आपने देखा है। बहनों भाई, आप स्वयं ही यह कल्पना कर सकते हैं कि सचमुच सेवक के भाव से, शासक के भाव से नहीं, सेवक के भाव से जनता की कौन सेवा कर सकता है। और जितना मैं जानता हूं, विगत 30, 35, 40 वर्षों से मैं कह सकता हूं, प्रारंभ से ही शिवराज सिंह चौहान ने एक सेवक की तरह अपनी भूमिका निभाई है। और आज संगठन को भी श्री BD शर्मा ने जिस तरीके से ताकत दी है, जिस तरीके से मजबूत बनाया है, मैं मानता हूं कि जो विजय हासिल होगी हमारे संगठन की, यानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी चौहान की और इस भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी विजय हासिल होगी। और मेरे बहनों भाइयों, जहां तक केंद्र का सवाल है, मोदी जी की सरकार का सवाल है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद पिछले 9 वर्षों में भारत का कद दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत तो गरीब देश है,
कमजोर देश है, इसका प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोले न बोले उसकी क्या अहमियत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है और हम सभी का यह जिम्मेदारी है भारत का कद दुनिया में निरंतर बढ़ता रहे। 23 देशों के बीच एक सर्वे हुआ है। 23 देशों के सर्वे में आधे से अधिक लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत दुनिया में एक ताकतवर देशों की कतार में आकर अपने को खड़ा करने में यह पूरी तरह से कामयाब हुआ है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जब भी दुनिया को भी जरूरत पड़ती है तो मेरे बहनों भाइयों, यह भारत दुनिया के लोगों की भी मदद करता है। कोरोना का संकट आया था, कोविड का संकट, आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी। बड़ी संख्या में एक भय लोगों के अंदर पैदा हो गया कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दुनिया से जो खबरें आती थी अखबारों में कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना के कारण दम तोड़ रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, यहां के लोग भी भयभीत थे। लेकिन कोरोना की संकट को, चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया बहनों भाइयों। और जो वैक्सीन, जो टीका कोरोना के दौरान आपको लगा है, वह टीका भारत में नहीं बनता था, वह वैक्सीन भारत में नहीं बनता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद किया, उनकी हौसला अफजाई की और हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे ही देश के चिकित्सकों ने वैक्सीन बनाकर तैयार किया और हमारे देश में 220 डोज से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी है, जो कि दुनिया में किसी देश में इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है बहनों भाइयों। यह करिश्मा है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का। और केवल अपने ही देश में रहने वाले लोगों को वैक्सीन हम लोगों ने नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग केवल अपनी ही चिंता नहीं करते हैं, पूरे विश्व की चिंता करते हैं। क्योंकि भारत के रहने वाले ऋषियों और मनुष्यों ने भारत में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश ने दिया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। एक ऐसा हमारा यह देश है। 100 से अधिक देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराई, 100 से अधिक देशों को। आज भी उन देशों में भारत के इस सहयोग की चर्चा होती है। यह हैसियत है भारत की। भारत की ताकत का एहसास करना हो, भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आपको एहसास करना हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको इस बात की जानकारी है, यूक्रेन और रूस का यह युद्ध लगभग 1 साल से अधिक का समय हो गया, यह लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में हमारे भारत के रहने वाले छात्र जो वहां पढ़ाई लिखाई करते थे, उस युद्ध के दौरान फंसे हुए थे। मां बाप यहां बेहद चिंतित थे, क्या होगा हमारे बच्चों को। कोई मिसाइल यदि गिर गई, कोई तोप गिर गई, कोई बम गिर गया, क्या होगा हमारे बच्चों को। यहां उनके सारे माता पिता ने यह कहना शुरू किया कि मोदी जी चाहे जो भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से ले आइए। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया बहनों भाइयों, वह काम आपके प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। उन्होंने टेलीफोन उठाया और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। आक्रमण करने वाले देश रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की। और दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बहनों भाइयों 4.5-5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे जहाज, हमारे सेना के, नेवी के, एयरफोर्स के जवान, उन 23,000 जवानों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर वह भारत आ गए। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की हैसियत। ऐसी स्थिति बनी है। और मैं कहता हूं, भारत आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान के जो विकासशील अथवा विकसित राज्य हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2001-2 में जब यह
मुख्यमंत्री नहीं बने थे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले सकल घरेलू उत्पादन, यानी आप मोटा मोटा यदि कहना हो तो मान लीजिए कि यहां पर सारा धन दौलत लगभग मिलाकर 71,594 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुन लीजिए, जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन 71,594 करोड़ रुपये था पूरे मध्य प्रदेश का। लेकिन कमाल किया है शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने, आज वह बढ़कर 13,82,000 करोड़ हो गया। बहनों भाइयों, यह छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ा काम किया। पहले एक व्यक्ति की आमदनी बामुश्किल 11,000 हुआ करती थी, आज बढ़कर 1,40,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सबकी आमदनी 1,40,000 हो गई, लेकिन धन दौलत संपत्ति जो मध्य प्रदेश में बढ़ी है उसका औसत निकालने पर इतना आता है। पहले औसत निकालते थे तो प्रति व्यक्ति केवल 11,718 रुपया आता था। आज यदि हम औसत निकालते हैं तो वह बढ़कर लगभग 1,40,000 करोड़ रुपया हो गया। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और इतना ही नहीं, सारे देश की अर्थव्यवस्था यानी भारत देश का की धन दौलत में पहले मध्य प्रदेश बामुश्किल 3%, 3.5, 3.6 यही योगदान किया करता था। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह करिश्मा कर दिया कि आज पूरे देश की जीडीपी में हमारा यह मध्य प्रदेश, मेरे बहनों भाइयों, 4.8% का योगदान देने का काम कर रहा है। और यह श्रेय यदि जाता है तो हमारे मध्य प्रदेश के बहनों भाइयों को जाता है। करिश्माई काम आप लोगों ने यह किया है। और मैं कह सकता हूं आपके ही श्रम और परिश्रम का नतीजा है, मोदी जी के नेतृत्व का यह करिश्मा है कि जो भारत 2014 के पहले अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 10वें नंबर पर 11वें नंबर पर हुआ करता था। बहनों भाइयों, आज आपको खुशी होगी कि 9 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा कर दिया मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कि 10वें नंबर से जंप लेकर आज हमारा भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 5वें स्थान पर यह खड़ा हो गया। और बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी इस समय यह कह रही हैं, यही सिलसिला चलता रहा, यदि यही क्रम यदि चलता रहा तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आज के 3 साल के बाद ही धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के टॉप के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो संकल्प लिया है, चाहे जो भी हो, चाहे जितना अथक परिश्रम हम लोगों को क्यों न करना पड़े, सारे भारतवासियों को क्यों न करना पड़े, 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के साथ ही हम भारत को अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से दुनिया में हम सबसे बड़ा देश बनाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए आवश्यक है मेरे बहनों भाई कि हर राज्यों में भी सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो अनुकूल हैं। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए मोदी जी वहां से कुछ कहें और उस राज्य की सरकार सुने ही ना। कैसे हमारा देश धनवान होगा, कैसे हमारा देश खुशहाल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं आज यदि भारत आगे बढ़ रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे बहनों भाइयों। और मैं यही आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो बदलाव आया है, बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो, शिवराज सिंह जी चौहान को प्राप्त हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जो संगठन काम कर रहा है उसको प्राप्त हो। इसे देखने की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा बीच में 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी आए थे, क्या कर दिया? गरीबों का सिर छत से ढकना चाहिए, गरीबों के सिर पर छत होनी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने यहां पर आवास स्वीकृत किए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 लाख आवास बनाएंगे ही नहीं। केवल इस बात की चिंता उन्हें सता रही थी कि कहीं
इसका श्रेय मोदी जी को न चला जाए? और जो 1.5 साल उन्होंने सरकार चलाई है, यही काम किया है। जितनी हमारी पुरानी योजनाएं थी उनको बंद करना, और जो हमारी केंद्र की योजनाएं आती थी, जो योजना मोदी जी बनाकर भेजते थे, उनमें बाधा डालना। और मैं तो समझता हूं कि शायद ही कोई सरकार इतनी असंवेदनशील हो सकती है। और उन्होंने कह दिया कि हम मकान बनाएंगे ही नहीं। क्या तमाशा कर दिया है। और बराबर इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा, जब से आजाद भारत में इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करना प्रारंभ किया, तब से बराबर कहते हैं हमारी सरकार बनाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। बराबर हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा देते रहे। लेकिन आपने देखा कि गरीब गरीब बनता गया। अभी एक आंकड़ा आया है, और मैं तो प्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि हमारा आंकड़ा गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें, क्योंकि मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने में विश्वास नहीं करता हूं। जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करने में विश्वास करता हूं। मेरे बहनों भाई, कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले गए। और एक और रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उन्होंने तो कहा है कि भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले गए। अब भारत में शायद ही कहीं पर कोई अति गरीब देखने को मिले। ऐसी सरकार चलाने वाली है भारतीय जनता पार्टी है। और ये देखिए, यात्रा जो प्रारंभ हो रही है, अब यात्रा यहां की बात छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यदि कहीं पर पैदा हुए थे, कहीं मध्य प्रदेश बहू में पैदा हुए थे, यही जन्म स्थान था। वह क्या चाहते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यही चाहते थे, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, यह सब सारे के सारे इनको सम्मान के साथ जीने का हक मिल जाए। यही हसरत थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और यही उनकी तमन्ना थी। और मैं समझता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो उनकी उम्मीद थी, जो उनकी आकांक्षा थी, जो उनकी हसरत थी, उसको केंद्र में यदि पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में यदि कोई कर रहा है तो आपके मामा शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या क्या काम हुए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी उड़न खटोला 6 बजे के बाद नहीं उड़ पाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, हमारी मजबूरी है, जाना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा, एक इन लोगों ने, कई पार्टियों ने मिलकर एक कुनबा बना लिया, भानुमती का कुनबा। भानुमती का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। यही है ना, बताइए। अब वो समझ गए कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। 28 लोग इकट्ठा हो गए, तो इस देश के 38 राजनीतिक पार्टी, 28 इकट्ठा हुए, देश के 38 राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं, देश को यदि कोई बना सकता है, देश का मस्तक ऊंचा कर सकता है कोई, तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए सारी पार्टियां मेरे साथ आकर जुड़ गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जुड़ गई। यह करिश्मा देखिए। अब उसमें 28 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रख दिया इंडिया। बहनों भाइयों, आपको इंडिया अच्छा लगता है कि भारत? पीछे से बोलो, भारत लगता है अच्छा कि इंडिया? इंडिया रख दिया। एक बार हम लोगों ने ही ऐसे ही कुछ, जो चुनावी अभियान चलाने वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसी ही चूक हो गई थी। बराबर हम लोग भारत भारत ही कहते हैं, चूक ये हो गई थी। हम लोगों ने भी, अटल जी की सरकार थी, लोगों ने कुछ नारा दे दिया, कहा कि वाह, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। और मैंने भाई उसमें चुनाव हम लोग हार गए। यही हाल इनका भी होने जा रहा है, गर्त में डूबने जा रहा है। आज भारत मंगल
ग्रह की यात्रा कर रहा है, भारत चांद पर पहुंच गया, सूरज के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज यह भारत की कोशिश है। इन लोगों की हालत देखिए, कांग्रेस की हालत देखिए। हमारा चंद्रयान, सूर्ययान यह उड़ान भर रहा है। अब पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में कोई देश जिस काम को नहीं कर पाया कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चला गया, वहां जाकर लैंड हो गया, खड़ा हो गया। यह करिश्मा किया है और आज सारे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। लेकिन विडंबना है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, सूर्य के नजदीक तक पहुंच रहे हैं। इस समय हम लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, बराबर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान 20 साल से लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। क्या हो गया है? इन्हीं के गठबंधन के एक सज्जन है, कहते हैं कि साहब सनातन धर्म यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है, सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए? बहनों भाइयों, सनातन जिसका अर्थ होता है नित्य नूतन चिर पुरातन, यह न कभी पैदा होता है न कभी यह मरता है। यह सनातन धर्म है जिसने केवल भारत की सीमाओं में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यदि किसी ने दिया है तो सनातन धर्मियों ने दिया है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में माताएं बहनें जब आटा गूंथती हैं, थाली में आटा सानना कहते हैं यहां, मैं जानता हूं, आटा गूंथती हैं और बगल से यदि चींटी गुजरती रहती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए रख देती हैं ताकि चींटी भी दीर्घजीवी हो। और इतना ही नहीं, वो सनातन धर्म को मानने वाली है। इतना ही नहीं, हमारे यहां चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना ये सनातन धर्मी करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्मी कहते हैं। बहनों, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से पूछिए, कांग्रेस के लोगों से, क्या आपके घटक डीएमके के एक नेता ने ऐसी बातें कही हैं? क्यों नहीं डीएमके के साथ आप रिश्ता तोड़ देते? नहीं तो आपको देशवासियों से क्षमा याचना करनी होगी। बहनों भाइयों, देश ऐसे माफ नहीं करेगा। सनातन धर्म में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सनातन धर्मी ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, और जो मेरे में है वही तेरे में है। यह सनातन धर्मियों ने कहा है। ऐसी संवेदना और कहां देखने को मिलेगी? उस सनातन धर्म के लिए कहते हैं जाति आधारित है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। क्या हमारे मोदी जी ने सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कदम नहीं उठाए हैं? सामाजिक सशक्तिकरण का काम चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो अथवा केंद्र की सरकार हो, नहीं कर रही है। क्या कभी किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सोचा हर गरीब को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत होना चाहिए? माता बहनों को घड़े में पानी भरकर 2-2, 3-3 किलोमीटर की यात्रा करके घर में पानी नहीं ले जाने की नौबत आनी चाहिए। किसने किया? गरीब बीमार हो जाता है, दवा के अभाव में मर जाता है, आयुष्मान भारत योजना किसने लागू किया? उनके सशक्तिकरण के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए कौन काम कर रहा है? सनातन धर्मी ही कर रहे हैं। बहनों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, सनातन धर्म का विरोध करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब का मतलब यह नहीं होता है कोई हिंसा का रुख अख्तियार करना चाहिए। जवाब देना चाहिए, वोट के माध्यम से देना चाहिए। क्या बना दिया है तमाशा?
भारत को। बहनों भाइयों, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूं कि जब मैं देखता हूं आपके मुख्यमंत्री को कि माताओं बहनों का पैर पकड़ के उनके हाथ में जूती पहनाते हुए, तो बहनों भाइयों सचमुच मैं सोचता हूं कि आपका मुख्यमंत्री कितना संवेदनशील है। अब ऐसा करने वाले लोग, यदि आपने देखा है, जिसको समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ माना जाता था, उस परिवार के एक व्यक्ति का पैर धोने का काम यदि किसी ने किया है तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों भाइयों, यह है सनातन धर्म। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मुझे अब इशारा हो रहा है कि मुझे चलना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, तो जिता देंगे ना पक्का कि नहीं है? तो एक बार जरा खड़े होकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूं। खड़े होकर ताली बजा दीजिए तो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं निवेदन करूंगा सभी से कि हमारा सदस्यता अभियान भी है और युवा साथी भी हैं। रथ को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। तो एक टोल फ्री नंबर है 7000 230 230। इस नंबर को डायल करके